हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपके सामने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। सेकंड पार्ट में मैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करूंगा। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में मैं इथेन और प्रोपेन आज आपको डिस्कस करूंगा। इथेन और प्रोपेन में देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म पार्ट टू। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मीनिंग है कि स्पेस में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इथेन का कैसा होगा। इथेन आपको स्पेस में कैसा दिखता है या प्रोपेन आपको स्पेस में कैसा दिखेगा, इसके बारे में यह डिस्कस होने जा रहा है। तो आप जरा देखिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जब हम देखेंगे इसका, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉहर्ट्ज ने दिया था, एक न्यूमैन्स ने दिया था। तो एक लिखेंगे सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन। दूसरा होता है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। यह साइंटिस्ट का नाम है। एक साइंटिस्ट है सॉहर्ट्ज, उन्होंने दिया था। दूसरा साइंटिस्ट है न्यूमैन्स, उन्होंने दिया था। यह दो तरह का होता है। एक होता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, दूसरा होता है कन्फर्मेशन, दूसरा होता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। दैट मीन्स जब भी आप सॉहर्ट्ज का देखेंगे तो आपको ये दोनों देखना पड़ेगा। जब आप न्यूमैन्स का देखेंगे तो भी दोनों देखना पड़ेगा। एक सॉहर्ट्ज है, एक न्यूमैन्स है। इन्होंने अपने अपने व्यूज अलग अलग तरीके से दिया है। आपको चार तरह का कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। एक पढ़ना है इथेन का, एक पढ़ना है प्रोपेन का, एक पढ़ना है ब्यूटेन का C4H10 का, और एक पढ़ना है साइक्लोहेक्सेन का C6H12 साइक्लोहेक्सेन। एक पढ़ना है आपको इथेन का, एक है प्रोपेन का, एक है ब्यूटेन का, और एक पढ़ना है साइक्लोहेक्सेन का। यही चार तरह का कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है। इस वीडियो में आपको यह दो पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं, इथेन का एंड प्रोपेन का। राइट। अब आप देखिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन कैसा होता है? इथेन यही है CH3। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है। पहले आप देखिए सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन। सॉहर्ट्ज ने क्या कहा था? सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन आपको देखना है सॉहर्ट्ज ने क्या कहा था। देखिए जरा, इथेन है, इस मॉलिक्यूल्स को अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो यह मॉलिक्यूल्स का डायग्राम ऐसा है। यही डायग्राम है इथेन का डायग्राम यही है। आपने माइक्रोस्कोप से देखा होगा, लैब में देखा होगा, स्कूल वालों ने दिखाया होगा, तो आपने लैब में देखा होगा इथेन का डायग्राम यही है। अब क्या होगा, जब आप इसको फोटो खींचेंगे तो यह कार्बन और यह कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटम स्फेरिकल होगा। यह सिंगल बॉन्ड है तो यह रोटेट कर रहा होगा। तो रोटेट करते करते यह नजदीक भी आ सकता है और दूर भी जा सकता है। देखिए जरा, इसका डायग्राम हम बना रहे हैं। अगर यह दूर जा रहा है तो ऐसा दिखेगा, अगर दूर जा रहा है तो ऐसा दिखेगा। यह एटम हाइड्रोजन का और यह एटम हाइड्रोजन का, यह दूर दूर है। अगर नजदीक आ रहा है तो यह आपको ऐसा दिखेगा। अगर नजदीक आ रहा है तो यह ऐसा दिखेगा। यह एटम यहाँ है, यह एटम यहाँ है। अब जरा देखिए, यह दूर दूर है तो दूर दूर के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो यह हो गया आपका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन।
यह नजदीक नजदीक है तो इसको आप कहेंगे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब आप देखिए दूर दूर है, स्टैगर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, दूर दूर हो गया। अब आप देखिए इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर है तो रिपल्सन कम होगा, तो यहाँ लेस रिपल्सन हो रहा है, यहाँ हो रहा है लेस रिपल्सन। यहाँ पर आप देखिए इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नजदीक नजदीक है तब मोर रिपल्सन। यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन कम हो रहा है। रिपल्सन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबल कम है, स्टेबिलिटी लेस हो जाएगा, स्टेबिलिटी लेस हो जाएगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी मोर हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी मोर हो जाएगा। जो एक ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो कम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो आप देखिए यह ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है तो लेस एनर्जी होगा, इसकी एनर्जी मोर एनर्जी होगी। अब एक की एनर्जी ज्यादा है और एक की एनर्जी कम है। अब आप जरा देखें, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो दोनों के बीच एनर्जी का गैप क्या होगा? डेल्टा ई होगा 12.55 किलो जूल पर मोल। दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप होगा यह होगा 12.55 किलो जूल पर मोल। यह नीट में आया हुआ था कि दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना है। अब आप देखिए एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू लिख सकते हैं, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हुआ कि एनर्जी अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनर्जी लेस है तो फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी मोर है तो फ्रीक्वेंसी मोर हो जाएगा। दूसरा E इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। आपने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एच और सी कांस्टेंट है तो E क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। मतलब एनर्जी कम है तो लेमडा ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा है तो लेमडा कम हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी लेस है तो लेमडा मोर हो जाएगा। यहाँ पर एनर्जी मोर है तो लेमडा लेस हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। E इक्वल टू एच सी 1 बाई लेमडा। 1 बाई लेमडा को आप क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं, एच सी वेव नंबर। तो एच और सी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो यहाँ पर एनर्जी लेस है तो वेव नंबर लेस हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी मोर है तो वेव नंबर मोर हो जाएगा। यह हुआ। इतनी सारी डिटेल्स सॉहर्ट्ज साहब ने बताया था। सॉहर्ट्ज ने इथेन का डायग्राम ऐसा बनाया था। एक्चुअली सॉहर्ट्ज ने जो इथेन का डायग्राम बनाया था वह एक कैमरा किया था, फोटो खींचा था। फोटो खींचा था तो इस तरह उनको दिखा था, यह डिटेल्स उन्होंने दिया था। चलिए अब हम देखते हैं कि न्यूमैन साहब ने क्या कहा था इसके बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। बच्चों आप देखो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। इथेन है, इथेन यही मॉलिक्यूल्स था इथेन का। देखिए जरा न्यूमैन साहब ने इसका डायग्राम कैसे बनाया था। न्यूमैन साहब का कहना है कि सॉहर्ट्ज ने जो डायग्राम बनाया है वो गलत है। सॉहर्ट्ज ने डायग्राम कैसे बनाया था? उन्होंने कैमरा किया था, कैमरा दूर से किया था। न्यूमैन साहब क्या कर रहे हैं? न्यूमैन साहब आमने सामने जाकर देख रहे हैं, या कैमरा नहीं कर रहे, फोटो नहीं ले रहे। सॉहर्ट्ज ने फोटो लिया था, या फोटो नहीं ले रहा है, या आमने सामने जाकर देख रहे हैं। जब आमने सामने जाकर देखते हैं तो इसको उन्होंने C1 मान लिया, इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया। देखिए जरा यह C1 है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस C1 को इसको उन्होंने C1 माना, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है या 3 हाइड्रोजन है। इसी के पीछे C2 है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन उससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन ये गोल घूमता है। जिस तरह फैन है, फैन का यह मान लो या मोटर है और यह 3 ब्लेड है, जब यह घूमने लगता है तो यह गोल दिखता है, उसी तरह गोल दिखता है। यह C1 कार्बन है। इसी कार्बन के पीछे एक कार्बन है जो नहीं दिखता है,
उस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन है। जब 3 हाइड्रोजन इसके पीछे होगा तो भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी घूमता है तो यह हाइड्रोजन आपको दिख जाएगा, यह आपको हाइड्रोजन दिख जाएगा। तो यह हाइड्रोजन दिख गया, यह हाइड्रोजन दिख गया। यह C1 है, कार्बन है, इसके पीछे है C2 कार्बन जो आपको नहीं दिख रहा है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है। अगर हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं तो एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन नहीं दिख रहा है। यह कार्बन दिख रहा है और यह कार्बन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पीछे वाला जो पैरेलल कार्बन होगा वो नहीं दिखेगा, इसीलिए यह C1 है, C2 नहीं दिख रहा है, लेकिन है उससे यह 3 हाइड्रोजन है, यह दिख रहा है। अब यह हाइड्रोजन यहाँ पे है और यह यहाँ पे है, दोनों नजदीक नजदीक है, रिपल्सन होगा तो यह अपने आप को स्टेबल करने के लिए मूव कर जाएगा, दूर भागेगा। तो यह इधर जा रहा है, यह इधर जा रहा है, कहाँ पे आएगा? पहला तो यही है C1, यहाँ H है और H है, या यहाँ आ गया H है, या यहाँ आ गया H है, या यहाँ आ गया H है। इसके बीच देखिए, इसके बीच एक पॉइंट पे 360 का एंगल बनता है, या 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6, एक एंगल 60 डिग्री का हुआ। अगर यह 60 डिग्री के एंगल पे जाता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला गया, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे गया तो मिनिमम रिपल्सन होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा, इसीलिए यह यहाँ पे आ रहा है। तो यह दूर दूर है तो इसको आप कहेंगे स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, यह नजदीक नजदीक है तो इसको आप कहेंगे इक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो यह इक्लिप्स है या स्टैगर्ड है। अभी सॉहर्स्ट ने जो दिया था डिटेल्स वो सारा सही है, सिर्फ डिफरेंस आ रहा था स्ट्रक्चर में। इन्होंने स्ट्रक्चर को आमने सामने जाकर देखा था, इसलिए ऐसा दिखा था। उन्होंने आमने सामने नहीं देखा था, उन्होंने उस डायग्राम को फोटो खींचा था, इसीलिए इस दोनों में ये ज्यादा एक्यूरेट है। इसीलिए अब हम इसको देखेंगे, सॉहर्स्ट के स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, लेकिन डिटेल्स जो सॉहर्स्ट आपने दिया था वो पूरा सही था। यह था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन का। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ प्रोपेन। अब देखिए, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ प्रोपेन, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ प्रोपेन, इसमें आपको देखना है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स्ट नहीं देखना है। अब प्रोपेन क्या होता है? CH3 CH2 CH3, यही प्रोपेन है। इसका आपको देखना है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन आपको देखना है। देखिए जरा, यही है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। पहले आप देखें इथेन का कैसे होता है, उसी को माइंड में रख के हम प्रोपेन बनाएंगे। जैसे ये इथेन है, इसको आपने C1 माना था, इसको C2 माना था। C1 से 3 हाइड्रोजन अटैच है, यही C1 था, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, यह गोल घूमता था। उसी तरह आप इसको C1 मानो, C1 से 3 हाइड्रोजन है, उसी तरह का डायग्राम यहां बनेगा। यह C1 है, यह C1 है, इसे 3 हाइड्रोजन आपने अटैच कर दिया इसी तरह। फिर आप देखें यह C2 है, C2 से भी 3 हाइड्रोजन है, इसी के पीछे C2 है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन यही 3 हाइड्रोजन है जो आपने यहाँ देखा। यहाँ पे क्या है, इसको आपने C2 माना, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, जो यहाँ तीसरा हाइड्रोजन था उसकी जगह मिथाइल लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, यहाँ मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन आपने दिया, यह स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन का। अब आप इसको हटा दीजिए। अब हम देखते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, रिपल्सन ज्यादा है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या होगा? यहाँ पे यह C1 है, H है, H है, H है, यह यहाँ आ गया CH3, यह आ गया H, यह आ गया H। अब यह नजदीक नजदीक है तो इसको आप कहेंगे इक्लिप्स कन्फर्मेशन, या दूर दूर है तो इसको आप कहेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। उसी तरह जिस तरह इथेन के मॉलिक्यूल्स में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्स कन्फर्मेशन था, उसी तरह यहां भी यह स्टैगर्ड हो गया, इक्लिप्स हो गया। अब आप जरा देखिए, नजदीक नजदीक है तो यहाँ मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन होगा। यहाँ पे दूर दूर है तो लेस रिपल्सन होगा, यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा। या लेस रिपल्सन है या मोर रिपल्सन है, लेस रिपल्सन है तो मोर स्टेबल होगा, यहाँ पे मोर रिपल्सन है तो लेस स्टेबल होगा। अगर ये लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल होगा तो लेस एनर्जी होगा,
अगर ये लेस स्टेबल है तो मोर एनर्जी होगा। दूसरा, एक की एनर्जी ज्यादा है, एक की एनर्जी कम है, तो दोनों के बीच एनर्जी का गैप आएगा। डेल्टा ई जो आएगा यह 13.6 किलो जूल पर मोल होता है। आप याद रखेंगे, ये आईटी में आया हुआ है। इसमें जो डेल्टा ई होगा वो 13.6 किलो जूल पर मोल होगा। यह मोर एनर्जी है या लेस एनर्जी है। अब आप देखिए, ई इक्वल टू होता है एच न्यू। इसका मतलब है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। दूसरा आप देखिए, ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। एच और सी कॉन्स्टेंट है, तो एनर्जी अगर ज्यादा है, मोर एनर्जी है, तो लेमडा लेस हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेमडा लेस हो जाएगा। यहाँ एनर्जी लेस है तो लेमडा मोर हो जाएगा। फिर आप देखिए, ई इक्वल टू है एच सी न्यू बार। एच सी न्यू बार, तो एच सी तो कांस्टेंट है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम न्यू बार लिख सकते हैं। तो इसमें एनर्जी मोर है तो न्यू बार मोर हो जाएगा, इसमें न्यू बार लेस हो जाएगा। न्यू बार क्या होता है? या वेव नंबर होता है। यहाँ पर न्यू बार जो है या वेव नंबर है। तो इस फार्मूला को यूज करके आप इतने सारे डिटेल्स आपने देख लिया। अब आप देखिए जरा, इसकी एनर्जी डिफरेंस जो है ये 13.66 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब ये हुआ, एक की एनर्जी ज्यादा है, एक की एनर्जी कम है, इसकी मोर एनर्जी है, इसकी लेस एनर्जी है। तो इसमें से इसकी एनर्जी आप माइनस करेंगे तो ये आएगा ना, क्या लिखेंगे? एनर्जी ये किसका है? इक्लिप्स्ड का, ECLI-P इक्लिप्स्ड, माइनस एनर्जी स्टैगर्ड, यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 13.6 किलो जूल पर मोल। यह किस केस में हुआ? प्रोपेन के केस में हुआ, फॉर प्रोपेन। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसकी एनर्जी दिया हुआ तो आप इसकी निकाल लेंगे, इसकी दिया हुआ तो आप इसकी निकाल लेंगे। 1 2 3 यह दिया हुआ है, इस दोनों में कोई एक गिवन होगा, दूसरा निकल जाएगा। उसी तरह एक फार्मूला इथेन का भी बनेगा। इथेन में क्या होगा? इथेन में भी सेम कहानी होगी, इक्लिप्स्ड माइनस ई स्टैगर्ड। यह जो होगा यह होगा 12.55 किलो जूल पर मोल। यह देखना बच्चों किलो जूल है। अगर यह एनर्जी जूल में दिया हुआ है तो आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा। यह किसके लिए है? फॉर इथेन। अभी सहर्ष ने, न्यूमेंस ने इथेन के बारे में भी बताया था। यह फार्मूला आप कब अप्लाई करेंगे? जब इथेन की मॉलिक्यूल्स आएगा। यह फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब प्रोपेन का मॉलिक्यूल्स आएगा। बच्चों अभी हमने आपको डिस्कस किया है इथेन और प्रोपेन का कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरियम। इथेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरियम में सहर्ष ने और न्यूमेंस ने दोनों ने दिया था, लेकिन न्यूमेंस ज्यादा ऑथेंटिक निकला, इसीलिए हम न्यूमेंस को आगे कंटिन्यू किया। सहर्ष को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, लेकिन ये सारे डिटेल्स सहर्ष न्यूमेंस दोनों के इक्वल है, सही है। ये दोनों फार्मूला हुआ। इस पे रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है आईटी में, रिसेंटली 1-2 साल पहले आया हुआ। चलिए बच्चों, यहाँ तक आज हमने आपको सेकंड पार्ट डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी का कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरियम का नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरियम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज साइक्लोहेक्सेन का। ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।